चलो बेटा ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे केस फर्स्ट आप पढ़े थे, जब एसी वोल्टता व एसी धारा दोनों साथ साथ अधिकतम मान प्राप्त करें। इसका मतलब हुआ कि दोनों समान कला में हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, उनके बीच कलांतर क्या होगा? शून्य होगा। एक केस ये हो सकता है, और दोनों ही केस में हम लोग क्या देख रहे थे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। उनको बोलते क्या है? जैसे समान कला में अग्रगामी पश्चगामी, ये सारी चीजें देख रहे। तो पहला नंबर हम लोग समीकरण देखते थे, और दूसरी चीज हम लोग कला आरेख देखते थे, यानी कि फेज डायग्राम, और तीसरी चीज फेजर डायग्राम। तो पहले केस का हो गया था। दूसरा केस भी हम लोग समझ लेते कि भाई जब एसी वोल्टता से पूर्व ही एसी धारा अधिकतम मान प्राप्त करे। कहने का मतलब है एसी धारा एसी वोल्टता से कला में कला कोण में अग्रगामी है। बात समझ में आ रही है? यानी कि आगे, ये चीज हो गया। उसके बाद भी हम लोग देखे थे समीकरण कैसे लिखा जाता है, ऐसे भी ऐसे भी, क्योंकि इसी को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। अभी आपने लिखा कि टी समय पर एसी धारा एसी वोल्टता से फाई कलांतर अग्रगामी है। इसी को कोई बोल सकता है कि भैया टी समय पर एसी वोल्टता एसी धारा से फाई कलांतर पश्चगामी। बात समझ में आ रही है? तो उस हिसाब से भी समीकरण ये लिख सकते हो। क्लियर? चाहे ऐसा लिखे कोई बच्चा, चाहे ऐसा लिखे, दोनों सही। और ये आपका फेज डायग्राम हो गया, ये फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मैंने आपको दो तरीके से खींचना सिखाया, एक टी समय पर, एक टी बराबर 0 समय पर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए तीसरा केस हम लोग को पढ़ना है, और ये तीसरे केस में क्या होगा? जब एसी वोल्टता एसी धारा से पूर्व अधिकतम हो जाए। नए पेज पर इसको समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? आप समझना बेटा, केस थर्ड है ये। इसमें हम लोग मान चुके हैं कि एसी वोल्टता किससे बेटा? एसी धारा से पूर्व अधिकतम मान प्राप्त करें। पूर्व अधिकतम मान प्राप्त करें। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? और अगर पहले ही अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है, इसका मतलब धारा क्या है? एसी वोल्टता क्या है? एसी धारा से अग्रगामी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि टी समय पर एसी धारा एसी वोल्टता से फाई कलांतर पश्चगामी। भाई दोनों शब्द यूज करो ताकि आपको याद रहे। बात समझ में आ रही है? तो कलांतर पश्चगामी, ऐसा भी तो हम लोग बोल सकते हैं। बताओ बेटा, टी समय पर एसी धारा एसी वोल्टता से फाई कलांतर पश्चगामी। क्लियर? और अगर ऐसा है तो समीकरण देखो कैसे लिख सकते हैं। तो टी समय पर वोल्टता समीकरण क्या होगा बेटा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आपने लिख दिया। अब इसके हिसाब से आपको धारा का समीकरण लिखना होगा। तो आप बताओगे शिवम, देखना I बराबर I0 साइन, कौन पश्चगामी है? धारा। ऐसी धारा ही तो, कितना कोण? फाई कोण। तो टी समय पर इसका जो अधिकतम मान का घोड़ी सदिश होगा V0, जिसको आप फेजर्स बोलते हो, ये क्या है? V0। ये टी समय में कितना कोण बना चुका होगा? ओमेगा टी। और टी समय पर ही धारा क्या होगी? फाई कोण इससे पीछे होगी। बात समझ में आ रही है? तो ओमेगा टी में से फाई घटा दो, ओमेगा टी में से क्या करो? पता चल जाएगा। तो ओमेगा टी माइनस फाई, कुल मिला के फाई कलांतर ये पीछे है कला कोण में, तो फाई ओमेगा टी में से घटा दिए, तो धारा क्या हो गई? पश्चगामी। इसी समीकरण को कोई बच्चा इस तरीके से भी लिख सकता है, पहले धारा का समीकरण लिख दे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। भाई ऐसा लिख दिया गया कि टी समय पर धारा का समीकरण ये। तो अगर ऐसा है तो आप वोल्टता का समीकरण लिखते समय बोलोगे V0 साइन ओमेगा टी। आप कहोगे वोल्टता क्या है? अब धारा पहले लिख दिए, तो वोल्टता क्या होगा? फाई कलांतर अग्रगामी होगा। उससे आगे है ना धारा से, तभी तो पश्चगामी थी। तो आगे होने का मतलब इसमें आप फाई क्या करोगे? तो कोई ऐसा लिख रहा है तो ये भी सही है। अभी भी तो तुलना करो, ये ओमेगा टी प्लस फाई है इसका कला कोण, और इसका क्या है? फाई कोण ये पीछे है। बात समझ में आ रही? ओमेगा टी, तो दोनों हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक।
अब इसका देखो, हम लोगों का इसके बाद काम क्या होता था, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम ये सब अभी सीख लो, आगे आप ही लोग खिंचवाओगे। बात समझ में आ रही है? आप ही लोगों से पूछेंगे फेज डायग्राम होगा चाहे फेजर डायग्राम। क्लियर? हाँ, तो तीनों केस में सीख लो बेटा। फेज डायग्राम अगर हम इसको माने एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे हम लोग कोण ले लेते थे ओमेगा टी। बात समझ में आ रही? और इसको मान ले वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे हम लोग तात्कालिक मान लिखते थे, किसका, वोल्टेज का, या फिर वोल्टेज और धारा दोनों का। क्लियर है? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में निगेटिव, इस डायरेक्शन में यहाँ पर सबको जीरो होगा। ठीक है बेटा? तो अगर हम कहें कि वोल्टेज का अधिकतम मान ये है V0, तो धारा का यहाँ कहीं होगा उससे कम। बात समझ में आ रही? ठीक इसी प्रकार से उधर भी होगा। ऐसे ग्राफ पेपर पर तो ये बना ही होगा। यहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ा, कोई बात नहीं, समझ लिया जाएगा। हाँ भाई, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये V0 अधिकतम मान होगा वोल्टेज का, लेकिन निगेटिव, डायरेक्शन चेंज है ना। यहाँ पर धारा का अधिकतम मान होगा लेकिन निगेटिव। अब यहाँ पर आपने जीरो मान लिया। एक पूर्ण साइकिल के लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा, वैसे ही बार बार ऐसे होता रहेगा। तो पूर्ण साइकिल के लिए कोण कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। इसका आधा, ठीक है, और 180 का आधा, 180 और 360 के बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बेटा, ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, बस आपको समझना है। ग्राफ में ऐसे भी ऊर्ध्वाधर लाइन दी होगी, इसी के समांतर ऐसा खींच दे रहा है। जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा है, बस कॉन्सेप्ट समझना। चलो, सबसे पहले हम वोल्टेज के लिए ग्राफ खींचते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप सभी जानते हो, जब कोण का मान जीरो होगा तो वोल्टेज क्या होगा, जीरो। और जब कोण का मान, बताना बेटा, 90 डिग्री होगा तो अधिकतम होगा कि नहीं होगा, और जब 180 डिग्री होगा तो जीरो। अब फिर 270 डिग्री हो तो अधिकतम लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, और फिर ऐसे 360 डिग्री पे जीरो। और ये एकदम सीधा लाइन नहीं होगा, बीच में भी हम लोग कोण लेंगे तो हमको पता चलेगा कुछ इस तरीके से ऐसे बिंदु मिलते चले जाएंगे। क्लियर है ना? तो उनको मिलाएंगे तो ऐसे ग्राफ मिलेगा। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से वोल्ट का। अब आपने कहा है कौन अग्रगामी है भाई, AC वोल्ट था, AC वोल्ट था अग्रगामी। अग्रगामी होने का मतलब अधिकतम मान पहले ही प्राप्त करेगी, किससे, धारा से। कहने का मतलब अगर ये यहाँ पर अगर पहले नहीं, यहाँ पर ये क्या किया, अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लिया, तो धारा इसके बाद में अधिकतम मान प्राप्त करेगी। ठीक है ना? कुछ कोण अभी बताएंगे कितना, तो उसके लिए इस कलर से समझना। अगर यहाँ पर, तो इसका अधिकतम मान, धारा का तो यही वाली लाइन है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो अधिकतम मान यहाँ कहीं पर आप मान लेना, ऐसे ये हो गया। तो इतना दूर है तो इतना दूर यहाँ पर भी ऐसे मान लेना, ये क्लियर है बात? यहाँ कहीं पर ऐसे, तो ये अगर अधिकतम मान है, ऐसे कुछ ग्राफ होगा इसका। बात समझ में आ रही है बेटा? ये क्लियर? कुल मिला के हमको कोण देखना है, समझना बात को। ये अधिकतम मान यहाँ प्राप्त किया वोल्टेज, और ये अधिकतम मान यहाँ कहीं प्राप्त किया। क्लियर है? अच्छा, कितना कोण पहले प्राप्त किया, तो आप बताओगे सर फाई कोण। फाई कालांतर ही तो आगे था, कौन भाई, वोल्ट था। इसका मतलब धारा क्या था, पीछे था। क्या था बेटा? तो धारा देखो, धारा फाई कोण के बाद में अधिकतम मान प्राप्त की, और वो फाई कोण पहले अधिकतम मान प्राप्त किया। ऐसे दूसरी दिशा में भी देखना बेटा, दूसरी दिशा में ये अधिकतम मान,
ये बात समझ में आ रही? फाई कोण पहले ही बोल्ट था, ये किसका समीकरण है? बोल्टता का। और ये किसका समीकरण है? धारा का। ये बात समझ में आ रही है? तो फाई कोण पहले ही बोल्टता, देखो अधिकतम मान प्राप्त कर लिया, तो बोल्टता हो गया अग्रगामी। क्लियर है? और फाई कोण के बाद में धारा अधिकतम मान प्राप्त कर रही, इसलिए धारा क्या हो गई? पश्चगामी। क्लियर है? तो यही चीज है। ये क्या है बेटा? आपका फेज डायग्राम, यानी कि कला आरेख। ठीक इसी प्रकार से हम लोग खींचेंगे फेजर डायग्राम, और उसमें तो आप लोग माहिर हो। फेजर डायग्राम मीन्स कला समंजक आरेख। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कला समंजक आरेख। और इसको क्या बोलते हैं? कला आरेख। क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, इसका दूसरा नाम बताना आप। हाँ बोलो क्या? घोड़ी सदिश आरेख। ठीक है, ज्यादा बात मत करो। अब ध्यान देना बेटा, घोड़ी सदिश आरेख जो आप खींचते हो या फेजर आरेख खींचते हो, उसको दो तरीके से आप खींचते हो। एक तो t बराबर 0 समय पर और एक t समय पर। क्लियर है ना? ओके, तो एक तो हम लोग खींच रहे हैं t समय पर, तो एक हो जाएगा ये x एक्सिस और ये हो जाएगा बेटा आपका y एक्सिस। बात समझ में आ रही? अगर हम t समय की बात करें तो कोई एक घोड़ी सदिश खींच लो। अभी मान लेना v0 आपने खींच लिया। क्या खींच लिया बेटा? तो आप देख पा रहे हो t टाइम में वो कितना कोण घूम चुका है? ओमेगा t। कितना कोण घूम चुका है? हाँ, तो इस पर 0 होता है x एक्सिस पे, यहीं से ऐसे घूमना स्टार्ट किया तो कोण हो गया भैया इसका ओमेगा। इतना कोण घूम चुका है। अब आपको खींचना है घोड़ी सदिश किसका? I0 का। क्लियर है? I0 क्या है? बोल्टता से फाई कालांतर पीछे पश्चगामी है, तो इससे पीछे की ओर इधर कहीं खींच देना। ये आपका क्या है? I0। अब कितना कोण? फाई कोण। कितना कोण बेटा? हाँ, तो ये वाला जो कोण होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा देखो वाइट से वाइट तक खींच रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ, ये वाला जो कोण होगा बेटा वो फाई कोण। क्या होगा? फाई कोण ये पीछे होगा। किससे? V0 से। क्लियर है ना? नहीं दिख रहा हो तो बड़ा सा बनाए। समझ में आ रहा है ना? अभी तो एक बना ही है, बस यहाँ समझना है। चलो ये हो गया। अगर आपको तात्क्षणिक मान प्राप्त करना है तो y एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन ले लेना। आप बताओगे ये तात्क्षणिक मान है v, और I0 का तात्क्षणिक मान यानी धारा का, तो यहाँ पर I। बात समझ में? हाँ, वही चीज होगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये हो गया t समय पर। अच्छा, अगर हम आपसे कहें t बराबर 0 पर, तो ये तो बड़ा आसान होता है भाई। हम लोग x एक्सिस पे ही क्या मान लेते हैं? V0 या I0। कोई भी, जरूरी नहीं कि हमेशा आप V0 ही पहले खींचोगे। कोई भी एक घोड़ी सदिश पहले खींच लो और उसी के तुलना में आप दूसरा खींच दो। यहीं पे कोई खींच सकता था I0, यहाँ पे भाई इस तरीके से खींच सकता था भाई। बात समझ? इसके हिसाब से खींचे तो पहले ये हो जाता I0, ये हो गया x और ये हो गया आपका। अच्छा, ये t समय पर कितना कोण बना चुका? ओमेगा t। अब V0 खींचना है तो हम सभी जानते हैं V0 इससे फाई कोण आगे है। आगे कि नहीं है? चाहे वहां से ही देखो तब भी पता चल रहा है फाई कोण क्या है? वो आगे है, क्योंकि ये पीछे है। तो V0 को आप यहाँ पर खींच दोगे, ये V0 हो जाएगा। और ये कितना कोण आ गया बेटा? फाई कोण। तो टोटल कोण कितना हो जाएगा इसका? ओमेगा t प्लस फाई। बात समझ में आ रही है? ये चीज हो गया। इसका प्रक्षेप ले लेना, इसका प्रक्षेप ले लेना। बात एक ही। तो घोड़ी सदिश आरेख अगर किसी किताब में उल्टा सीधा या इधर उधर दिया है तो घबराना नहीं कि आपका गलत हो गया, बस उसको थोड़ा ध्यान से देखना, उसने किसी दूसरे लॉजिक से खींचा होगा। क्लियर है ना? तो भाई इसमें हम लोग x एक्सिस पे ही क्या खींच देते हैं? V0 या I0 कुछ भी एक, और उसी की तुलना में दूसरा खींच देते हैं। तो ये आपका क्या था बेटा? x एक्सिस। क्या था ये आपका था x एक्सिस, और इस पर हम खींच दिए पहले ऐसे V0। ठीक है? और ये आपका क्या है? y एक्सिस। अब देखना भाई, t बराबर अगर 0 कहा जा रहा है तो इसका मतलब तो है t का मान 0 रखोगे तो ओमेगा t क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0। इसका मतलब जो V0 है घोड़ी सदिश, वो अभी घूमा ही नहीं कोई भी कोण, तो x एक्सिस पे ही बना दिए। अब I0 खींचना है तो आप सभी जानते हो V0 से वो फाई कोण पीछे है। कितना बेटा? तो इसका मतलब है इधर कहीं होगा। ये क्या होगा बेटा? I0।
बस आप कोण क्या बता दोगे यहाँ पर फाई। आप दोनों के तात्क्षणिक मान भी प्राप्त कर लेते हैं, तो आई नॉट का तो यहाँ तात्क्षणिक मान मिलेगा, टी बराबर 0 समय पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बी नॉट का जब प्रक्षेप लोगे वाई एक्सिस पे तो यही आएगा 0। और यहाँ भी देख लो आप, टी का मान अगर 0 रखे तो ओमेगा टी 0 और साइन 0 की वैल्यू, और 0 से बी नॉट में गुणा कराओगे तो बी की वैल्यू, लेकिन ये 0 नहीं होगा, टी बराबर केवल ओमेगा टी तो 0 हुआ, -5 बचेगा। और देखो माइनस में भी आएगा, आप सभी जानते हो -5 बचेगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, यानी आई का मान कैसा आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, कोई डाउट। तो ये केस थर्ड था बेटा, और आप देखो यही है आपका केस थर्ड पूरा यहाँ पर बना हुआ है। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना, क्लियर है, सब कुछ सेम बना हुआ है, कोई इधर उधर नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, दूसरा ना हटा दे कहीं, केस थर्ड इसको हटा दिए, चलो भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अब आपका स्टार्ट हो रहा है, जो अभी तीनों केस पढ़े हो अब सब में लगेगा। इसको भी थोड़ा नए पेज पे आपको समझाएं, ज़्यादा समझ में आएगा। एसी सर्किट आप पढ़ने वाले हो, प्रत्यावर्ती परिपथ। अच्छा, एसी सर्किट क्या होगा, तो आप बताओगे ऐसा परिपथ जिसमें एसी करंट फ्लो हो रहा हो, एसी सर्किट होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उन सर्किटों में कौन कौन से विद्युत अवयव लगाए जाएंगे, बात समझ में, उसी के अनुसार से हम लोग सर्किट पढ़ेंगे। अभी ध्यान से देखना, अभी ये सब मत करो, ध्यान दो। तो आप कह सकते हो सर एसी सर्किट में एक अवयव आप जोड़ सकते हैं, प्रतिरोधक। क्या जोड़ सकते हैं बेटा, प्रतिरोधक, जिसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ध्यान से समझना, अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक, और उसका एक गुण होता है प्रतिरोध आर, ये लगा सकते हो। फिर क्या जोड़ सकते हो, आप कह सकते हो सर हम लोग प्रेरक जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं बेटा, प्रेरक का सिंबल ये होता है, कोई कुंडली होगा, प्रणालिका होगा, इसका भी एक प्रॉपर्टी होता है प्रेरकत्व। क्या होता है बेटा, तो सेल्फ इंडक्टेंस एल होगा। और क्या जोड़ सकते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो आप बताओगे सर हम लोग धारिता पढ़ चुके हैं, धारिता किसकी होती है, संधारित्र की, तो आप संधारित्र जोड़ सकते हो। और संधारित्र का भी एक गुण होता है धारिता सी। कुल मिला के अगर हम गुणों को देखें तो आर, एल और सी। बात समझ में आ रही है, यानी कि प्रतिरोधक और धारिता और प्रेरक, ये तीन अवयव होंगे जिनको हम प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, वो होगा। तो उसके अनुसार हम लोग सर्किट पढ़ेंगे। तो एक सर्किट ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल प्रतिरोध हो, बात समझ में आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं आर सर्किट, शॉर्ट में बोल देते हैं आर सर्किट। आर का मतलब समझना रेजिस्टेंस होगा, क्लियर है। एक सर्किट ऐसा हो सकता है जिसमें केवल प्रेरक हो, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे यल सर्किट। एक सर्किट ऐसा हो सकता है जिसमें केवल संधारित्र हो, उसको हम लोग बोलेंगे सी सर्किट, वो आपको समझना है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर यल सर्किट, दो को एक साथ जोड़ेंगे, आर और यल दोनों हो, या फिर एल और सी हो, या फिर सी आर भी आ गया, देखो बात समझ में आ रही है, तो सी आर सर्किट भी हो सकता है। तो 3 और 3 6 हो गए, एक ये हो सकता है तीनों हो, 7 सर्किट हो गए। तो यही आपको 7 सर्किट पढ़ने, क्लियर है। ध्यान देना, पढ़ेंगे कैसे। तो पहला सर्किट आपका क्या हो सकता है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां और सातवां। घबराओ नहीं, बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर देती उसको आपने पहले ही समझ लिया, तो अब वो नहीं परेशान कर पाएगी। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, नहीं है तब ठीक है। पहला सर्किट हम लोग बोलेंगे बेटा आर सर्किट, दूसरा बोल देंगे बेटा एल सर्किट। क्या बोल देंगे, अच्छा, तीसरा बोल देंगे सी सर्किट। अब ये हो गया। आप ध्यान देना, है क्या क्या आपके पास, आर, एल और सी। तरीका देखना बेटा, आर यल सर्किट, एल सी सर्किट और सी आर। आपका क्रम बदल सकता है, उसमें आपको घबराने की दिक्कत नहीं। कोई सी आर लिखा है, कोई आर सी भी लिख सकता है। कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि उस परिपथ में केवल प्रतिरोध और धारिता होगा, यानी कि संधारित्र होगा, क्लियर है ना। और ये भी क्रम बदल सकता है, कोई पहले आर पढ़ सकता है, सी भी पढ़ सकते हो, जरूरी थोड़ा दूसरा पढ़ना।
ये कंफ्यूजन होता है जब पहली बार पढ़ते हैं स्टूडेंट, हर साल पूछते हैं, इस बार आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे, तो हम क्या पहले बता दें। ठीक है, बच्चे पूछते हैं सर जी आर पढ़ना पहले जरूरी है, पहले सी पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ सकते हो, आप लोग सारी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो अब देखना दो दो बोलेंगे, आरएल सर्किट, ठीक है बेटा, और दूसरा एलसी सर्किट या सीएल सर्किट, और फिर उसके बाद में सीआर सर्किट, और तीसरा एलसीआर सर्किट, और यही आपका क्या है, और ये तभी समझ में आएगा जब सारा समझ में आ जाए। और ध्यान देना, इन तीनों सर्किटों से महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि अगर इन तीनों को अलग अलग आप समझ लिए ना, फिर सारे सर्किट आसान हो जाते हैं। तो इनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे अलग करके, और समझना यही बेस है। जैसे अभी आप 3 रूल पढ़े, वही अप्लाई करना है, 3 केस, इसी में 3 केस होगा बेटा, फिर है ना, वो अप्लाई कर ले जाओगे, फिर सब में वही आएगा, बार बार वही आएगा, फिर सब आसान हो जाएगा। और इन तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे और इसको फाइनल पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रही है? सर्किट खत्म हो जाएगी, शक्ति पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती जनित्र पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। क्लियर ना? इतनी चीज है आप में, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ होगा तो देख लिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया एसी सर्किट में क्या क्या होता है, यही सर्किट। तो आज एक सर्किट पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, सर्किट के अंतर्गत क्या पढ़ोगे, एक सर्किट समझाता हूँ, सभी वैसे होगा। मान लीजिए आर सर्किट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा बेटा सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आप क्या बनाना, सर्किट डायग्राम। चीजें आप समझना, सब में वही करना है। सर्किट डायग्राम का मतलब परिपथ आरेख। हम लोग पहले परिपथ आरेख खींचेंगे। अच्छा, आर सर्किट है तो उसमें एक प्रतिरोध बनाएंगे और उसको कहीं ना कहीं से विभवांतर देना होगा, लगाओगे ना तो एसी वोल्टता का स्रोत बना देंगे। हो गया परिपथ कंप्लीट। उसके बाद में हमारा दूसरा काम होगा समीकरण, इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? वोल्टता समीकरण, धारा समीकरण। तो वोल्टता समीकरण तो आप आराम से लिख दोगे, क्या होगा, V0 साइन, ये टी टाइम पर आप लिख दोगे कितना वोल्टेज अप्लाई था। अब प्रत्येक क्षण बदलेगा भाई, क्लियर है ना? तो ध्यान देना है, आपको इसको चेंज करना है, किसमें, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। चेंज करते समय ध्यान रखना, उपयोग किसका करोगे, या आर सर्किट है तो आर का, बात समझ में आ रही है? यल सर्किट है तो यल की सहायता से, यानी प्रेरकत्व की सहायता से इस समीकरण को इसमें बदलना है। एक ही चीज, कांसेप्ट समझ लो, आपको पूरे सर्किट में यही बार बार लगाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? पहला स्टेप क्या होगा, सर्किट डायग्राम। दूसरा स्टेप होगा वोल्टता का समीकरण लिखना, इधर 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 वोल्टता का समीकरण लिखना, और वोल्टता के समीकरण को आपको धारा के समीकरण में बदलना है। बात समझ में आ रही है? जो सर्किट में है उसकी सहायता से। अगर सर्किट में आर है तो आर की सहायता से बदलना है, यल है तो यल की सहायता से, या फिर सी है तो बेटा सी की सहायता से। और जैसे ही आप ये समीकरण लिखोगे, इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस फाई आपको मिलेगा, और फाई का मान 0 भी मिल सकता है, यानी कला समान हो। जैसे ये समीकरण मिलेगा, दोनों का तुलना करके आपको कलांतर मिल जाएगा, फाई। बात समझ में आ रही है? अब कलांतर मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आपका काम होगा बेटा फेज डायग्राम। क्या होगा, कलांतर ही की दे रही थी, कलांतर मिल गई तो हम फेज डायग्राम खींच सकते हैं। तो आप बताओगे फेज डायग्राम, और फिर उसके बाद बेटा क्या करोगे, फेजर डायग्राम। बताओ मैं क्या बता रहा हूँ, ये चीज समझ में आ रहा है? इतना ही काम आपको प्रत्येक सर्किट में करना है, 1 2 3 4। क्लियर है राजवीर? तो स्टार्ट कर रहे हैं। आर सर्किट हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। हाँ बेटा, यहां पर लिखेंगे आर सर्किट। देखते हैं आर सर्किट क्या होता है। पहला काम बेटा, पहला काम सर्किट डायग्राम, परिपथ आरेख खींचिए। तो आप यहाँ पर एक परिपथ आरेख खींच देना फटाफट ऐसे। नहीं, बातचीत मत करो बेटा, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं,
सबसे पहले हम लोग क्या खींचेंगे, सर्किट डायग्राम। मीन्स परिपथ आरेख। हिंदी भी लिख दे रहे हैं बेटा। परिपथ आरेख। चलो भाई ये खींच दिए। अब ध्यान से समझना, इसमें आपको जोड़ना होगा वोल्टता का स्रोत और प्रतिरोध। यहां से ले लेते हैं भाई। देखो सिंबल समझा रहे हैं बेटा कैसे आपको बनाना है। अभी तक आप बेटा समझ पा रहे थे कि अगर आपको दिष्ट धारा का धारा स्रोत बताना होता था, वो सिंबल के थ्रू बनाना होता था, तो आप कैसे बनाते थे? कोई सेल लेते थे इस तरीके से, या फिर बैटरी। तो दिष्ट धारा का स्रोत क्या होता था? सेल या फिर बैटरी। ऐसे बना देते थे प्लस वन। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत को आप इस तरीके से एक गोला बनाना और उसके बीच में जो ज्या वक्र आप खींचते थे ऐसे करके, साइन का ग्राफ वो ऐसे बना देना। बात समझ में आ रही है? यही क्या होगा आपका एसी सोर्स, एसी वोल्टेज। और ये क्या होता था बेटा? डीसी वोल्टेज। ये डीसी वोल्टेज का स्रोत होता था और ये एसी वोल्टेज होता, सिंबल ही होगा। अच्छा, इसमें आप ऐसे बना देते थे, लेकिन इसमें आप कोशिश करना कि ना बने, ऐसे ही रहे। जैसे इसमें ध्रुवता बनाते थे ना, ऐसे। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन भी होती थी भाई, ऐसे ही होती थी। विद्युत वाहक बल की दिशा है ना, तुल्य विद्युत वाहक बल, और इसी से तो हम लोग निकालते थे डायरेक्शन से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये बना है, इसका मतलब क्या है? एसी वोल्टेज। ये क्या है बेटा? एसी वोल्टेज। और उसको किससे लिखते हैं हम लोग? बी से लिख देंगे, बी से ही तो लिखते थे। अब ये यहाँ पर बी इस तरह नहीं लिखोगे क्योंकि ये प्रति सेकंड बदलता रहता है, तो इसका समीकरण लिखोगे कि भैया टी टाइम पे इसका समीकरण क्या होगा? V0 साइन ओमेगा टी। यह बात समझ में आ रही है? हाँ, टी टाइम पर इतना है, टी का मान बदलेगा, ये भी बदलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं भाई। ये इस परिपथ में केवल और केवल क्या होगा बेटा? प्रतिरोधक होगा। अच्छा, ये प्रतिरोधक हो गया, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो आप बताओगे सर आर मान लीजिए कितना है? आर सिरे पर विभवांतर कितना लग रहा था? एसी विभवांतर, जिसको आप एसी वोल्टता बोलते हो, तो बी कितना लग रहा था बेटा? तो यहाँ पर आप दूसरा, ये हो गया आर एक बन गया। दूसरा काम आपका क्या है? समीकरण। दूसरा काम आप देखिए क्या करोगे बेटा? समीकरण। इक्वेशन लिखो फटाफट। अब बहुत आसान होगा आपके लिए। यहाँ पर आप बताओगे टी समय पर आर के सिरों आरोपित एसी वोल्टता, हाँ कितना है बेटा? V बराबर V0 साइन ओमेगा। इक्वेशन फर्स्ट बनाना। क्या है बेटा ये? अब धारा का भी समीकरण लिखना है, अपने मन से मत लिख देना। बात समझ में आ रही है? काम क्या करना है? इसी समीकरण को बदलना है धारा में। तरीका मैंने क्या बताया? जो परिपथ में होगा उसकी सहायता से। इतना याद है तो पूरा एनालिसिस क्लियर है आपका।
क्या है परिपथ में, आर की सहायता से बदलिए इसको आई में, बहुत ही आसान है। प्रतिरोध की परिभाषा लगा दो, बात समझ में आ रही है, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, इसलिए तो हम लोग लिखेंगे, बट इसमें थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते भैया, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, है ना, ये सिखाएंगे इसको। लेकिन एक चीज आपको बताना होगा, जहां आई क्या है भाई अपने मन से लिख दिए, बी और आर तो समझ में आ रहा था, आई क्या है, बात समझ में आ रही, अरे ऐसी धारा नहीं, तात्क्षणिक धारा, क्या बताओगे आप, हाँ और कहीं से भी नहीं लेकर आए हैं, ये परिपथ में प्रवाहित तात्क्षणिक धारा है ना, एक बार लिख दे रहा हूं, बाकी शार्ट में लिखेंगे। ये क्या है बेटा, परिपथ, परिपथ में परिपथ में क्या है बेटा, ये तात्क्षणिक धारा है, बात समझ में आ रही। अब इतना बात समझ में आ रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्लियर है ना। हाँ तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि अगला स्टेप क्या होगा बेटा, i इज इक्वल, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या है बेटा, आर, कोई डाउट नहीं ना, बट आई मैक्सिमम, मान लो आपको आई मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे देखो आई मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा टी का मान मैक्सिमम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार पहला सर्किट है लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा वी नॉट और क्या है बेटा, साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम होना चाहिए, और अपॉन आर, यही तो होगा। चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, और हमको जगह की जरूरत है, इधर पर चलो भाई ध्यान देना बेटा, एक स्टेप और सॉल्व करना होगा इसको। चलो भाई, अरे चलने देगा तब ना, अगला स्टेप देखना, आई मैक्स को ही तो आप आई नॉट लिखते थे, बात समझ में आ रही है, तो मैक्सिमम धारा को आई नॉट लिख दिए, और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 ना, तो 1 से गुणा कराना क्या आएगा, बी नॉट अपॉन आर, तो जहां पे बेटा वी नॉट अपॉन आर लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, मिल तो गया भाई, इसलिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको आप बनाओगे समीकरण नंबर 2, बात क्लियर है। अब बी और आई का अगर समीकरण आ गया, मुझे लगता है मजा भी आ गया। कलांतर बताओ भाई, कलांतर कितना है धारा और वोल्टेज के बीच, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, कला पहले, कला आपको पता होगा तभी कलांतर बता पाओगे। कला क्या होता है, ज्या का कोणांक, जो साइन का कोणांक है, यहाँ साइन का कोणांक कितना है, ओमेगा टी, यहाँ पर कला ये हो गया, और यहाँ पर ओमेगा टी, और दोनों को घटाओ कला कोणों को, कला कोणों के अंतर को ही कलांतर कहते हैं, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर 0, कलांतर 0 होने का मतलब दोनों समान कला में। और यहाँ से ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, इसको ठीक से लिखिए आप, ये हाईलाइट करके लिखना, ये आपको याद होना चाहिए। आप बताओगे बेटा इस दशा में, कौन सी दशा में, जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोधक आर है, बात समझ में आ रही है, तो आप बताओ इस दशा में एसी धारा व एसी वोल्टता, एसी धारा व एसी वोल्टता समान कला में होंगे, क्या होंगे बेटा, ये बात याद रखना, क्लियर है। अब आप लग रहा है कि प्रत्यावर्ती हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है भाई, ये बात आपको याद रखनी हमेशा, आगे जितने भी सर्किट हैं आर आएगा, जितने भी सर्किट में आर आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर से आर, वही कॉन्सेप्ट लगाना।
दोबारा इतना बड़ा प्रूफ नहीं करवाया जाएगा आपको, याद रखना है। कालांतर क्या होगा? 0, आई और उसके बीच में, वोल्टेज के बीच में। यहाँ पर फिर आर आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार आपको मिलेगा आगे, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक हो गया भाई? आप देखो बेटा, आपको क्या करना था इसके बाद, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। कालांतर आप निकाल लिए, क्या खींचेंगे? फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो फेज डायग्राम यहाँ पर खींच लेते, अब उतना टाइम नहीं लगाएंगे फेजर और फेज डायग्राम खींचते समय, डायरेक्ट खींचेंगे। फेज डायग्राम मीन्स कला आरेख। अब कला आरेख कैसा होगा बेटा? तो आप बताओगे सर एक एक्स एक्सिस लेंगे जिस पर हम लोग कोण ले लेंगे, कोण या फिर टी, टाइम भी ले सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा? एक वाई एक्सिस लेंगे जिस पे हम लोग क्या करेंगे? हाँ, वोल्टेज और धारा के तात्कालिक मान लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक पूर्ण चक्र के लिए खींचेंगे 0, 360। अब बीच में क्या होगा बेटा? 180, 90 और 270। भाई अधिकतम मान होगा यहाँ पर, किसका है? V0। सपोज कर लेना क्या है बेटा, और यहाँ पर सपोज कर लेना ये धारा का अधिकतम मान है। किसका है बेटा? आई। ये प्लस में होगा, यहाँ पर क्या होगा? और ये अब आप बढ़िया से खींच सकते हो। अगर हम आपसे कहें कि पहले वोल्टता के लिए खींचिए, तो 90 डिग्री पर यहाँ होगा, 180 डिग्री पर यहाँ, ठीक है ना। अब फिर 270 डिग्री पर अधिकतम होगा लेकिन विपरीत डायरेक्शन में यहाँ, और 360 पे यहाँ। तो आप ऐसे खींच देना आराम से। क्लियर है? ऐसे धारा के लिए भी खींच देंगे, क्या ही मेहनत करना। दोनों समान कला में है ना, तो एक साथ अधिकतम होंगे और एक साथ, और फिर एक साथ दूसरी दिशा में अधिकतम होगा। दोनों हो गया, समान कला में है, इनके बीच कालांतर कितना है? 0। फेज डायग्राम खत्म। फेजर डायग्राम भी यही बना दें, चलो। हाँ, दूसरे पेज पे बना देते हैं। तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है? तुम लोगों को आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है। फेजर डायग्राम इसको क्या बोलते हैं बेटा? पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कला समंजस आरेख। मैं t बराबर 0 समय पे खींच रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, वही आसान होता है, वही खींचिए आप लोग भी। तो एक एक्स एक्सिस ले लेंगे भैया, और t बराबर 0 समय पर हम धारा खींच लिए पहले। ये क्या है भाई? I0। क्या ये? धारा खींच लिए, क्योंकि इसका जो घोड़ी सदिश होगा t बराबर 0 समय पर घूमा ही नहीं रहा होगा, देखो कोण नहीं बनाएगा। अब वोल्टता खींचना है, बात समझ में आ रही है? चलो वोल्टता खींच लेते हैं। तो वोल्टता कौन सा घूमा होगा जब समान कला में है? हो गया, यही तो है कला रेख। और दोनों का अगर आप y अक्ष पे प्रक्षेप लोगे बेटा, तो यहीं पर मिलेगा, यहीं पर तो आएगा। तो बताओगे भैया V0 भी यही, तात्कालिक मान V और I दोनों के दोनों यहीं पर होंगे, ठीक है ना। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, क्योंकि t का मान जैसे ही 0 करोगे, बात समझ में आ रही है, ओमेगा t 0 हो जाएगा, 0 से गुणा कराएंगे b का मान 0, ऐसे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। बताओ आपको R सर्किट समझ में आया? बाकी के सर्किट कल पढ़ेंगे।